हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उसमें पहला ही पॉइंट है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेथड। तो नॉर्मल मेथड में और स्पेशल मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक नॉर्मल क्लास लिया है और एक नॉर्मल मेथड लिखी है डिस्प्ले नाम की। तो यहाँ पे टेस्ट नाम के क्लास के अंदर हमने एक डिस्प्ले मेथड लिखा है और डिस्प्ले मेथड को काम दिया गया है कि आपको सिर्फ हेलो प्रिंट करना है। फिर हमारे पास एक डेमो नाम का क्लास है जिसके अंदर हमने मेन मेथड लिखी है और इस मेन मेथड के थ्रू हमें इस डिस्प्ले नाम के मेथड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने डिस्प्ले को कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा हेलो। ये हुआ नॉर्मल प्रोग्राम। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ओके, लेकिन लिखते कैसे है उसके बारे में हमें जानने के लिए सेकंड पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने लिखा है इट हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। तो अगर इस मेथड का नाम मैं जो क्लास का नाम है वही रख दूं तो वो कंस्ट्रक्टर बन सकता है। इट हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। तो हम डिस्प्ले की जगह पे हम इस मेथड को नाम देंगे टेस्ट, जो कि क्लास का ही नाम है। तो चलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। थर्ड पॉइंट है इट डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। मतलब इसे कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो जो आपने स्पेशल मेथड लिखी है जिसका नाम क्लास का नाम ही है, तो उसे कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। मतलब ये वॉइड भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उन्हें अगर कुछ इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमें देनी है तो हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को हम जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इस कोड को, तब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू इनिशियलाइज, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। आगे के पॉइंट में हमने लिखा है इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर हमने किस क्लास के अंदर लिखा है, टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है, टेस्ट। तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला है। इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली कब, जब आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे तब। तो यहाँ पे हमने इस क्लास का, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, राइट। मतलब इस लाइन पे अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो यहीं से वो कॉल हो जाएगा, आपको मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्ले नाम की मेथड है ही नहीं। अगर आप टी डॉट टेस्ट भी लिखते तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। जिस लाइन पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसी लाइन पे आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हेलो। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है कि क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और जिसके दो टाइप है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो अभी हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। तो चलिए इसी एग्जांपल को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं और कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो चलिए हमारे फोल्डर के अंदर एक हम नई फाइल बना लेते हैं जिसे हम नाम देंगे डेमो कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। और इस क्लास के अंदर क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर नाम के क्लास के अंदर हम हमारा मेन मेथड लिखेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। फिर हमारे पास और एक क्लास चाहिए, तो मैंने एक नया क्लास बनाया था जिसका नाम हमने लिख दिया टेस्ट और हमें कंस्ट्रक्टर लिखना है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होता है जो क्लास का नाम है, तो हमने लिख दिया void टेस्ट। सॉरी, हमें void भी नहीं लिखना है, तो सिंपली आपको लिखना है टेस्ट राउंड ब्रैकेट्स एंड द बॉडी फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी क्लास का नाम है वही नाम आपको देना है और नॉर्मल मेथड की तरह राउंड ब्रैकेट्स देके आपको उसकी बॉडी लिखनी है। अब इस क्लास के अंदर मैं उसे कुछ टास्क दे रहा हूँ, जैसे हमने टास्क दिया था प्रिंट करना एक सिंपल मैसेज दैट इज हेलो। अब उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, टेस्ट का। तो हम लिखेंगे टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू
टेस्ट। तो हमें मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मल मेथड के लिए हमें अगर कॉल करना है तो टी डॉट मेथड का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब। तो मैं इसे कंपाइल करके रन करके देखता हूँ। तो चलिए, मुझे लिखना होगा जावा सी डेमो कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, जो कि हमारे फाइल का नाम है, और फिर हमें रन करना है हमारा क्लास जो कि है डेमो कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने मेन लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मैसेज हेलो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया विदाउट कॉलिंग दैट मैन्युअली। ये अगर मैं कोई मेथड लिख दूं void डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले नाम के मेथड के अंदर अगर मैं कुछ मैसेज लिख दूं, जैसे कि मैंने डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे एक अगर मैसेज दे दिया वेलकम, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, टी डॉट डिस्प्ले को कॉल करना होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपको मैसेज मिलेगा हेलो, फिर आपने लिखा टी डॉट डिस्प्ले, तब जाके डिस्प्ले के अंदर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने इस लाइन को नहीं लिखा तो आपका वेलकम मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कंपाइल किया, रन किया, आप देख सकते हो सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने डिस्प्ले को कॉल नहीं किया। अगर आप डिस्प्ले को कॉल कर लेते हो टी डॉट डिस्प्ले, तभी आपका वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे क्लियर करके कंपाइल कर लेता हूँ और फिर एक बार ओके स्पेलिंग मिस्टेक, तो हम कंपाइल कर लेते हैं और फिर अगर हम इसे रन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो वेलकम और हेलो दोनों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हेलो हमारा पहले प्रिंट हुआ जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर है। तो हमने और एक पॉइंट लिखा था कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब उसका क्या मतलब है, तो चलिए इसे थोड़ा मैं मीनिंगफुल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस बॉडी को रिमूव कर लेता हूँ और इस क्लास को एक नाम दे देता हूँ कंट्री। ओके, कंट्री। अब इस कंट्री नाम के क्लास के अंदर मुझे एक वेरिएबल चाहिए, जैसे कि लिख दिया मैंने लैंग्वेज। ओके, अब इसके अंदर मुझे एक कंस्ट्रक्टर लिखना है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहेगा डायरेक्टली कंट्री राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मुझे कुछ बॉडी लिखनी है। ठीक है, अब ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही इस कंट्री के अंदर मुझे एक और मेथड बनानी है, सपोज एक नॉर्मल मेथड बनानी है, उस मेथड को हम बाद में बना लेते हैं। पहले एक कंट्री को एक मैसेज दे देते हैं। आपको क्या करना है, इस कंट्री नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, जैसे कि यू हैव सिलेक्टेड, और लैंग्वेज का नाम देना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पे तो हमने कोई लैंग्वेज दी नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम यहाँ प्रिंट नहीं करते हैं, हम मैन्युअली ही यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि void डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम लिखते हैं यू हैव सिलेक्टेड लैंग्वेज, और लैंग्वेज यू हैव टू असाइन। तो जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, जब भी हम डिसाइड करेंगे कि कंट्री के अंदर अगर मुझे कुछ लैंग्वेज डिफॉल्ट सेट करनी है, तो हम लिख देंगे लैंग्वेज के अंदर आप क्या करो, आप इंग्लिश सेट कर दो। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इस कंट्री नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे कंट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाया c इज इक्वल टू न्यू कंट्री। तो देखिए जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या लिखा है, लैंग्वेज नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। मतलब जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल होके उस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो गई। फिर आगे चल के आप लिखोगे सी डॉट डिस्प्ले, फिर ऑटोमेटिकली आपको मैसेज प्रिंट हो जाएगा दैट यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश। ओके, सो लेट इज कंपाइल दिस कोड। तो कंपाइल करने के लिए मुझे वापस से सेम कमांड्स देनी होगी। जैसे कि मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर्स मिल रहे हैं। तो एरर्स में देख सकते हैं मैंने गलती से लैंग्वेज को इंटीजर लिख दिया, ये आपका चाहिए बेसिकली स्ट्रिंग। तो डेटा मिसमैच का एरर था, तो मैं इसे क्लियर करके कंपाइल कर लेता हूँ और आप देख सकते हो क्लियर करने के बाद फिर से एक एरर मिला है। ओके, स्ट्रिंग सी, so I'll correct it. Okay, now Java demo constructor, और फिर अगर हम देख लेते हैं demo constructor, sorry, then you are getting a message that you have selected English.
तो ये था कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी व्हेन व्हेन यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, और उसी वैल्यू को आपने आगे चल के कुछ फंक्शंस के अंदर यूज किया है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे लैंग्वेज दूसरी सेट करनी, ये तो वही डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश, अगर मुझे कुछ और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो क्या करना होगा? तो देखिए, अगर ये तो मेरा हुआ एक ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया कंट्री C2, मैंने दूसरे कंट्री का ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू और कंट्री। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, जैसे अगर मैं C2 ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज सेट होगी, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए और लैंग्वेज चाहिए। वो तो डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गई, लेकिन यूजर बहुत बार ऐसे होगा कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू हम सेट करेंगे कि हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसी टाइम हम बोल देंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें कुछ और लैंग्वेज चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी। ठीक है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, हम इस कोड को अगर रन करें, सी डॉट डिस्प्ले C1 डॉट डिस्प्ले अगर लिख दूं तो इंग्लिश प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं C2 डॉट डिस्प्ले प्रिंट कर दूं तो हमें कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसे क्लियर करके कंपाइल करके देखते हैं। तो मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कंट्री इन अ क्लास कंट्री कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप। अब इसका क्या मतलब है, रिक्वायर्ड नो आर्गुमेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि आपने क्या किया, जब C2 बनाया तो उसके साथ एक वैल्यू भेजी स्ट्रिंग जो कि कंस्ट्रक्टर को जा रही थी, और आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो लाइन नंबर 17 के लिए तो कोई एरर नहीं है, लाइन नंबर 18 के लिए एरर है क्योंकि आपने एक वैल्यू पास कर दी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसका भी नाम क्या रहेगा, कंट्री, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी वही है कि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम चाहिए। तो आपने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज। मैंने लैंग नाम का, हम सेम नाम दे सकते, लेकिन हमें फिर और एक कीवर्ड चाहिए, तो वो जब भी हम पढ़ेंगे तब सेम नाम्स या नेम्स यूज करेंगे। अभी के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास और एक कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है लैंग नाम के वेरिएबल में। तो चलिए, तो जैसे अगर कोई वैल्यू आती है तो देखिए हमारे पास अगर दो कंस्ट्रक्टर है तो लाइन नंबर 21 वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो किसे कॉल करेगा, लाइन नंबर 4 वाले के साथ, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू दे रही हूँ, जैसे कि लाइन नंबर 22 पे कंस्ट्रक्टर के साथ मैंने एक वैल्यू दे दी जो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, तो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो लाइन नंबर 8 वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अगर उसे वैल्यू मिलती है तो लैंग्वेज नाम के वेरिएबल को, जो लैंग नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है जो हिंदी थी, वो लैंग्वेज में चली जाएगी। अब डिस्प्ले को कौन बुला रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर C1 बुला रहा है तो डिफॉल्ट इंग्लिश प्रिंट होगी, C2 अगर बुला रहा है तो क्या प्रिंट होगा, हिंदी। तो हमने पहले C1 से बुलाया तो इंग्लिश प्रिंट होना चाहिए, C2 से हिंदी प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हम हमारे टर्मिनल के ऊपर जाके क्लियर करके इसे कंपाइल करते हैं और फिर इसे हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश फॉर C1 और यू हैव सिलेक्टेड हिंदी फॉर C2। इसका मतलब है हमने एक ही क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स लिखे, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग लिखे। या फिर अगर सेम और भी एक पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर कोई लैंग्वेज नहीं देना चाहता, कोई कंट्री कोड अगर देना चाहता है, तो मैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं। यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंट्री कोड। तो अगर कंट्री कोड चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी चाहिए, जैसे कि कंट्री कोड, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव होगी मैं उस वेरिएबल को दे सकता हूँ, जैसे कि कंट्री कोड। तो वापस से मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, CNTRY कोड, वो हम कंट्री कोड के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। सो कंट्री कोड असाइन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं कंट्री का एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ C3 न्यू और कंट्री नाम के कंस्ट्रक्टर को एक इंटीजर वैल्यू दे दूं, सपोज 91। ठीक है, तो इस कंट्री कोड के हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। तो इस टाइप के ऊपर 91 इज एन इंटीजर वैल्यू,
तो ऑटोमेटिकली वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्री कोड की जो वैल्यू है जो हमने भेजी है 91, वो 91 यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। आगे चल के अगर आपको लैंग्वेज और कंट्री कोड दोनों अगर लिखना है तो आप दोनों भी प्रिंट कर सकते हो। तो इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए या फिर उनके अंदर के टाइप अलग अलग होने चाहिए। तो ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लाइन नंबर 5 वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आपको ये ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग लैंग भी आएगा और एक कंट्री कोड भी आएगा। तो चलिए मैं इससे कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज इज इक्वल्स टू लैंग। मतलब क्या, देखिए एक कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, इसके अंदर कुछ नहीं भेजेंगे। एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम सिर्फ लैंग्वेज भेज सकते हैं और एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 रो पैरामीटर पास करेंगे। तो पहला पैरामीटर हम पास करने वाले हैं हिंदी और हिंदी जर्मन सपोज, या फिर हिंदी रख देते हैं, और जो कंट्री कोड है वो पास कर देते हैं 91। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं C3 डॉट डिस्प्ले। तो देखिए जब नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है लैंग्वेज। ठीक है, फिर कंट्री कोड अगर है तो कंट्री कोड के अंदर एक वैल्यू प्रिंट करनी है, वो रहेगी हमारी जो भी वैल्यू हम नीचे से सेंड करें। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने 91 सेंड किया, तो 91 को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर 91 लिख दूँ कंट्री कोड, दैट योर कंट्री कोड is the value from that variable, that is country code। ठीक है, लेकिन अब इस केस में प्रॉब्लम यह है कि हम जब C1 के लिए डिस्प्ले कॉल करेंगे, C1 के लिए जब हम डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो हमने कंट्री कोड की डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की थी। तो कंट्री कोड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 0 अगर है तो। अगर सिर्फ लैंग्वेज भी सेट करा है तो मुझे कंट्री कोड क्या करनी है, सपोज मैं इसे ना 91 कर देता हूँ जो कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर हम पास करते हैं ये, मैं इसे 1 कर देता हूँ। ठीक है, और जब हम इंडिया के लिए पास करेंगे तो 91 और हिंदी कर देंगे। तो चलिए, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए C1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंट्री जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वहां पे जाएगा, मतलब यहाँ पे। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश सेट हो गई, कंट्री कोड 1 सेट होगा और डिस्प्ले C1 के थ्रू करेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होगी। C2 के लिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ लैंग्वेज भेज दिया, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा लाइन नंबर 10 वाला। तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी लेकिन कंट्री कोड वही रहेगा। लेकिन जब हम हिंदी और 91 दोनों पास कर देंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगी हिंदी, कंट्री कोड में जाएगा 91 और दोनों की वैल्यू सेट हो जाएगी हिंदी एंड 91। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हम करेंगे कंपाइल और उसके बाद हम रन कर लेते हैं और आप देख सकते हो जो C1 कॉल कर रहा है सिर्फ इंग्लिश एंड 1, C2 जो कॉल कर रहा है हिंदी एंड 1, और फिर आपने कॉल किया हिंदी एंड 91। तो यह है कंस्ट्रक्टर का यूज़। जो भी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है, देख सकते हो डिफ़ॉल्ट में हमने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, पैरामीटराइज में हमने लैंग्वेज इनिशियलाइज कर दी, और कंट्री जो पैरामीटराइज है 2 पैरामीटर्स वाला उसके अंदर दोनों वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया है और उनको बाद में डिस्प्ले के अंदर यूज़ भी किया है। तो ये था कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज हाउ वी राइट अ कंस्ट्रक्टर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।